Have dealt till section 19, and today we are going to deal with 20 and onwards. 20 and onwards से कुछ qualifications and कुछ disqualifications under Hindu Succession Act के साथ में deal करता है. We'll try to understand what are these qualifications and what are these disqualifications. Now students, let's begin with the lecture. अगर हम बेसिकली देखें कि सेक्शन 20 में क्या दिया हुआ है, तो सेक्शन 20 में बेसिकली जो चाइल्ड इन द मदर वूम है, जो चाइल्ड इन द मदर्स वूम है, वो बच्चा व्हाट राइट ही हैव ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम डील करेंगे. तो प्रोविजन जो है सेक्शन 20 का वो क्या कहता है कि जो भी चाइल्ड इन द मदर्स वूम है उसको सारे के सारे राइट रहेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर एज इफ ही और शी इज सब्सिक्वेंटली बॉर्न अलाइव. यानी कि अगर वो बच्चा सब्सिक्वेंटली बॉर्न अलाइव होता है और बॉर्न अलाइव होने के बाद में उसको जैसे कि जैसे बाय वर्चू ऑफ हिज और हर बर्थ इन द फैमिली प्रॉपर्टी में सक्सीड करने का राइट रहता है, प्रॉपर्टी फैमिली प्रॉपर्टी को सक्सीड करने का राइट रहता है, उसी प्रकार से जो बच्चा इन दी मदर्स वूम है उसको भी सारे के सारे राइट रहेंगे प्रॉपर्टी को सक्सीड करने के लिए, प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए, एज इफ वो सब्सिक्वेंटली एज इफ इन द सेंस वो जैसे पैदा हो गया है और पैदा होने के बाद में जो वो सारे राइट्स उसको रहेंगे इंटेस्टेड प्रॉपर्टी में बेसिकली एंजॉय करने के लिए, वैसे सारे राइट्स जो है वो पर्टिकुलर चाइल्ड को हु इज इन द मदर्स वूम उसको भी रहेंगे. This is what has been provided under section 20. Now if we take into consideration section 22, then in that case section 22 में ये बोला गया है कि प्रेफरेंशियल राइट किसका रहेगा अक्वायर करने का प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस. हमको सिचुएशन देखेंगे और वो सिचुएशन के तहत बेसिकली देखा जाए तो प्रेफरेंशियल राइट किसका रहेगा प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए. यानी हियर द सिचुएशन में बी वेर इन प्रेफरेंस राइट एंड सेकेंडरी राइट किसका रहेगा, ऐसी सिचुएशन है. अब देखते हैं क्या है. देखिए, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये एक्ट के फोर्स में आने के बाद में, ये एक्ट शुरू होने के बाद में, इफ द हेयर इन द क्लास 1 ऑफ द शेड्यूल, हमने देखा है कि शेड्यूल 1 में बहुत सारे हेयर्स हैं, ठीक है. उनमें से यदि ये जो हेयर्स हैं क्लास 1 के जिनको बताया गया है शेड्यूल में, यदि उनको कोई इंटरेस्ट मिलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी में, कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जो इंटेस्टेड स्टेट है ना, या फिर बिजनेस कोई कैरी डाउन किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, उस बिजनेस को इनहेरिट करना है, देन इन दैट केस उन लोगों को बेसिकली, जिन लोगों को इस पर्टिकुलर बिजनेस में या जिन लोगों को इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, जो इंटेस्टेड प्रॉपर्टी है, इसमें राइट मिलने वाला है, एंड ऐसे वक्त में मान लीजिए वो पर्टिकुलर पर्सन जिसको राइट मिलने वाला है, if he is not at all interested in taking that interest in that particular property या to have a right over that particular property or is not interested to enjoy that particular property, then in that case जो other heirs हैं उनको preference दिया जाएगा in comparison to the outer side people. ठीक है, तो जो अदर हेयर्स है उनको प्रेफरेंशियल राइट रहेगा उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट एक्वायर करने के लिए. किन के कंपैरिजन में, जो अदर लोग हैं जो फर्स्ट शेड्यूल में नहीं आते हैं एज अ लीगल हेयर करके, उन लोगों के कंपैरिजन में जो फर्स्ट क्लास के जो हेयर्स होते हैं उनमें भी बहुत सारे होते हैं ना, तो उनमें से यदि कोई एक अपना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता है या अपना राइट नहीं लेना चाहता है या अपना शेयर नहीं लेना चाहता है, तो प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू दी अदर हेयर्स इन दी सेम शेड्यूल. दैट इज व्हाट यहाँ पे सेक्शन 22 में प्रोवाइड किया गया है. नेक्स्ट देखते हैं, when an heir wants to transfer his interest in the property to other heir, अगर एक हेयर अपना इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है किसी दूसरे हेयर को या फिर और अदर हेयर, एंड दे आर अनेबल टू कम टू एन एग्रीमेंट, लेकिन दोनों भी पर्सन जो है यानी दोनों भी जो हेयर्स हैं वो किसी एग्रीमेंट में नहीं आ पा रहे हैं, पहुंच नहीं पा रहे हैं. एग्रीमेंट में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो हेयर जो अपना बेसिकली इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहता है
ये जितने पैसों में बोल रहा होगा ट्रांसफर करने के लिए, हो सकता है वो पैसे ज़्यादा हो तो सामने वाला उस बात को एग्री नहीं कर रहा हो कि नहीं, नहीं आप तो बहुत ज़्यादा पैसे बोल रहे हो, बहुत ज़्यादा कीमत बोल रहे हो, नहीं, नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपका शेयर लेने के लिए। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है ना? देन इन दैट केस अगर मान लीजिए दोनों भी हेयर्स के बीच में क्या नहीं हो पाता है, एग्रीमेंट नहीं हो पाता है, देन इन दैट केस ट्रांसफर जो है वो डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा। अब हमने इसके पहले इवन मुस्लिम लॉ में पढ़ा, इसके पहले हमने हिंदू लॉ में भी पढ़ा, इसके पहले भी डिस्कशन हुआ इस बात को लेके कि अगर एक हेयर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी उसी स्टेट में दूसरे को देना चाहता है, तो उसने प्रेफ़रेंस किसको देना है सबसे पहले? जो अदर हेयर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे है, उसको हमको पूछना चाहिए, है ना? इफ ही इज़ इंटरेस्टेड टू परचेज़ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी देन इट्स ओके। अगर वो नहीं इंटरेस्टेड है तो हम क्या करेंगे? किसी थर्ड पर्सन को प्रपोज़ल देंगे। लेकिन ये जो थर्ड पर्सन को प्रपोज़ल देने वाली बात है, ये हमेशा कैसे जानी चाहिए? थ्रू दी कोर्ट जानी चाहिए, कोर्ट के थ्रू जानी चाहिए। तो इट वुड बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट नाउ कि उतने दोनों भी पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट को कितने एक्सटेंड तक लेके आना है या एग्रीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। In case the other heirs who wants to take the property in transfer does not want it, अगर जो other heir जिसको actually प्रेफरेंस दिया जाना चाहिए, उसको हम प्रेफरेंस भी दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, बट उसको ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, देन इन दैट केस ऐसे वक्त में उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बेचने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ रहा है? कोर्ट जाना पड़ रहा है ना? तो ऐसे जो भी एक्सपेंसेस इनक्योर होंगे कोर्ट जाने के लिए, दैट इज टू बी बेयर्ड बाय दिस पर्टिकुलर हेयर जो क्या नहीं चाहता है, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेना नहीं चाहता है। देन इन दैट केस हम बोलेंगे द अदर पार्टी रिक्वायर्ड फॉर गोइंग टू द कोर्ट, जो भी एक्सपेंसेस होंगे इस पार्टी को कोर्ट में जाके अपनी प्रॉपर्टी को किसी को बेचने के लिए, वो सारे एक्सपेंसेस ये अदर हेयर को उठाने पड़ेंगे। क्यों उठाने पड़ेंगे? क्योंकि प्रेफरेंशियल राइट भी उसी को ही है ना प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, बट ही इज नॉट एक्वायरिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, और वो क्योंकि प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर रहा है करके हमको प्रॉपर्टी किसी और को बेचनी पड़ रही है, और उसको बेचने के लिए हम ऐसे ही नहीं बेच सकते, हमको कोर्ट जाना पड़ रहा है। देन इन दैट केस जो एक्सपेंसेस है वो कोर्ट जो है वो बोलेगा इस प्रेफरेंशियल हेयर वाले पर्सन को बेयर करने के लिए। Now, if there are 2 or 3 heirs from the class 1 of the schedule who are interested to get the interest of another heir transferred on them, then one who shall be paying the highest amount shall get the interest transferred on his name. अगर मान लीजिए 4 भाई हैं, एक भाई जो है वो अपना शेयर बेचना चाहता है, तो ये तीनों भी भाई जो है वो प्रेफरेंशियल राइट रखेंगे उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को लेने के लिए। बट हम इन तीनों में से किसको देंगे? जो हमारे प्रॉपर्टी का हमको सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा, उस पर्टिकुलर हेयर को हम क्या करेंगे? हमारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे। नाउ कम टू सेक्शन 23, व्हाट डज़ सेक्शन 23 सेज? सेक्शन 23 जो बोलता है कि हमको ड्वेलिंग हाउस को लेके स्पेशल प्रोविजंस है। सेक्शन 23 क्या बोलता है कि जो ड्वेलिंग हाउस है बेसिकली उसको लेके स्पेशल प्रोविजंस है। ड्वेलिंग हाउस कौन सा हाउस होता है? ड्वेलिंग हाउस मतलब जिस हाउस में हम रहते हैं, है ना? तो अगर रहने वाले हाउस है, रहने वाला घर है, उसको लेके स्पेशल प्रोविजन दिया गया सक्सेशन एक्ट में। तो क्या स्पेशल प्रोविजन है? लेट अस सी। If after the death of a person, the heirs, both male and female, resides in the house of the deceased, then the female heir shall have no right to ask for a partition of that house. यानी कि जो पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो गई है, उसकी जब डेथ हुई थी उस घर में, तो उसके दोनों हेयर्स रह रहे थे। दोनों हेयर्स में कौन-कौन रह रहे थे? मेल भी रह रही थी और फीमेल भी रह रहे थे। ऐसे वक्त में जो फीमेल है, वो क्या नहीं मांग सकती है? पार्टीशन नहीं मांग सकती है उस हाउस में। राइट इज एप्लीकेबल टू अ डॉटर हु इज अनमैरिड, ये राइट जो है वो अवेलेबल है किसको? ऐसी डॉटर को जो कि अनमैरिड है, या फिर जो कि विडो है, या फिर जो कि डिवोर्सी है। बट वुमेन जो है उसको पार्टीशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आदमी पार्टीशन नहीं करता, यानी अंटिल द मैन वांट्स इट। जब तक आदमी पार्टीशन नहीं मांगेगा तब तक वुमेन वुड नॉट गेट अ राइट इन द पार्टीशन। लेकिन यस, अगर आदमी पार्टीशन मांगता है या फिर आदमी पार्टीशन करता है, then in that case woman is going to get share in that particular property. So partition claim करने का जो right है वो woman को नहीं है, but yes कल जाके फैमिली प्रॉपर्टी में पार्टीशन होता है तो वुमेन इज बाउंड टू गेट हर शेयर। ठीक है, दिस इज व्हाट द प्रोविजन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 23 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट।
Now let us see what has been provided under section 24. Now section 24 ये कहता है कि विडोज यदि रीमैरी कर लेती है ना, विडोज यदि रीमैरी कर लेती है, देन इन दैट केस वो एज अ विडो करके इनहेरिट नहीं कर सकती है पर्टिकुलर डिसीज की प्रॉपर्टी को। तो इफ द हेयर ऑफ एन इंटेस्टेड इज अ विडो, जो हेयर है यदि वो यानी इंटेस्टेड की हेयर, इंटेस्टेड मीन्स पर्सन जो है उसने बिना विल बनाए ही डाइड और उसकी प्रॉपर्टी का हेयर जो है ये विडो है, या फिर विडो ऑफ अ प्रीडिसीज सन है, या फिर विडो ऑफ प्रीडिसीज सन ऑफ प्रीडिसीज सन है, या फिर विडो ऑफ ब्रदर है, देन इन दैट केस वो प्रॉपर्टी को सक्सीड करने का राइट नहीं रखेंगे अगर जिस डेट को सक्सेशन होना है उस डेट को ये पर्टिकुलर विडो हैज रीमैरिड। अगर उस डेट को ये विडो ने क्या कर लिया है, रीमैरी कर लिया है, देन इन दैट केस ये पर्टिकुलर विडो जो है ये क्या नहीं रखेगी, एंटाइटलमेंट नहीं रखेगी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए। क्यों नहीं रखेगी? क्योंकि आफ्टर मैरिज उसका जो अनदर हस्बैंड है, न्यू हस्बैंड है, वो उसका क्या हो गया, नेचुरल गार्जियन हो गया। सो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई अपनी वाइफ को पालने की। तो यहाँ पे जो विडो है यदि वो रीमैरी कर लेती है फ्रॉम ऑन द डेट ऑफ द सक्सेशन, जिस डेट को डिसीज की प्रॉपर्टी को सक्सीड करना है उस डेट को शी रिमेन्स मैरिड, देन इन दैट केस उस डेट से हम बोल देंगे कि शी लूजेस ऑल हर राइट टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी विच इज गोइंग टू बी सक्सीडेड बाय द रिमेनिंग लीगल हेयर्स। नाउ सेक्शन 25 पे आते हैं। व्हाट द सेक्शन 25 से, सेक्शन 25 जो है वो कहता है कि जो मर्डरर है वो डिस्क्वालिफाइड है प्रॉपर्टी को सक्सीड करने के लिए। अब मर्डरर कैसे डिस्क्वालिफाइड है? तो मर्डरर जो है, अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ अ पर्सन कमिट्स अ मर्डर ऑफ अनदर to abets the commission of a murder of another, and if he is to succeed to the property of the person to whom he has murdered, then in that case the murderer shall be disqualified from inheriting the property of a person who is murdered. ठीक है? Not only that, but if any other property is there of a person who is murdered, then that also shall not be inherited by the murderer. ऑब्वियसली ये सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने मर्डर कमिट किया अनदर पर्सन का, या फिर कोशिश की मर्डर कमिट करने की, ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी को वो सक्सीड कर सकता था, देन इन दैट केस ये मर्डरर जो है, यदि ये साबित हो जाता है कि ही हैज मर्डर्ड और ही हैज अबेटेड द मर्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने के लिए जिस पर्टिकुलर पर्सन का इसने क्या कर दिया है, मर्डर कर दिया है। नॉट ओनली दैट, इतना ही नहीं, इफ एनी अदर प्रॉपर्टी इज देयर, कोई और भी प्रॉपर्टी होगी सपोज उस पर्सन की जिसका इसने मर्डर किया है, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को भी क्या नहीं कर सकता है ये पर्टिकुलर बंदा, इनहेरिट नहीं कर सकता है। ही लूजेस ऑल हिज राइट over that particular property, or he loses all the right to inherit the property belonging to that particular person जिसका उसने क्या किया है, मर्डर किया है। नाउ लेट अस सी सेक्शन 26 क्या कहता है। सेक्शन 26 जो है वो कहता है कन्वर्ट्स डिसेंडेंट्स डिस्क्वालिफाइड। अभी ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको अप्लाई होगा, हिंदूज को अप्लाई होगा। तो जो लोग डिसेंडेंट्स हैं और जो डिस्क्वालिफाइड हैं, जो क्या है, डिस्क्वालिफाइड है, ऐसे वक्त में डिस्क्वालिफाइड ड्यू टू कन्वर्जन है, क्या है, डिस्क्वालिफाइड ड्यू टू कन्वर्जन है, देन इन दैट केस उनको ये अप्लाई नहीं होगा, ये एक्ट के प्रोविजन उनको अप्लाई नहीं होगा। तो इस एक्ट के अंतर्गत मिलने वाला सक्सेशन भी उनको अप्लाई नहीं होगा। तो व्हेन अ हिंदू कन्वर्ट्स हिमसेल्फ टू अनदर रिलीजन, then the children born to him after conversion shall not be entitled to inherit the property. एक हिंदू पर्सन है, यदि वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसी दूसरे रिलीजन में, तो जो भी बच्चे पैदा होंगे उस पर्टिकुलर हिंदू को आफ्टर द कन्वर्जन, ऐसा माना जाएगा कि वो लोग इस एक्ट के अंतर्गत प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का एंटाइटलमेंट नहीं रखेंगे। नॉट ओनली दैट, बट इवन द डिसेंडेंट्स ऑफ द चिल्ड्रेन, जो डिसेंडेंट्स हैं बच्चों के, वो भी एंटाइटल नहीं रखेंगे इनहेरिट करने के लिए प्रॉपर्टी। बट इफ द चिल्ड्रेन कन्वर्ट्स देमसेल्फ अगेन इनटू हिंदू रिलीजन, लेकिन ये बच्चे जो है क्या करते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, ये क्या करते हैं, ये अपने आप को वापस से हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन इन दैट केस दे शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम द प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। वो क्या कर सकते हैं, बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं।
So this is what has been provided under section 26. Now let us see what has been provided under section 27. 27 जो है वो कहता है सक्सेशन व्हेन हेयर डिस्क्वालिफाइड। अगर मान लीजिए जो लीगल हेयर ऑफ अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड, इस एक्ट के अंतर्गत सक्सेशन से क्या कर दिया गया, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, देन ऐसा एज्यूम किया जाएगा कि ही इज डेड बिफोर द इंटेस्टेड, वो इंटेस्टेड पर्सन से पहले ही मर गया है, डेड हो गया है, डाई हो गया है, ऐसा मान लिया जाएगा। एंड हेंस द क्वेश्चन ऑफ हिज सक्सेशन वुड नॉट अराइज इन एनी ऑफ द इवेंचुअलिटीज, और इसीलिए फिर वो कैसे सक्सीड करेगा, कौन सक्सीड करेगा, ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा। तो कहने का मतलब है अगर हेयर जो है पर्सन का यदि वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है अबव किसी भी रीजंस की वजह से, देन इन दैट केस ऐसा माना जाएगा कि ही इज नॉट डेड, ही इज नॉट अलाइव, ही इज डेड बिफोर द इंटेस्टेड इटसेल्फ, एंड हेंस इसीलिए वो इंटेस्टेड की प्रॉपर्टी को कैसे सक्सीड करेगा, इस बात को किसी भी सिचुएशन में हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। हेंस द क्वेश्चन ऑफ हिज सक्सेशन वुड नॉट अराइज इन एनी ऑफ द इवेंचुअलिटीज। Now let us see what is provided under section 28. What does section 28 says? कोई डिसीज है, डिफेक्ट है, एक्सेट्रा, वो बेसिकली डिस्क्वालीफाई नहीं करता है पर्सन को। अगर कोई पर्सन सफ़र कर रहा है किसी डिसीज से, किसी डिफेक्ट से या किसी डिफॉर्मिटी से, देन इन दैट केस उसको यहाँ पे एज अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने से कोई नहीं रोक सकता। उसका डिसीज भी नहीं रोक सकता, उसकी डिफेक्ट्स भी नहीं रोक सकती, और ना ही किसी अदर तरीके की डिफॉर्मिटी बेसिकली उसको रोक सकती है। कहने का मतलब है डिसीज, डिफेक्ट या डिफॉर्मिटी पर्सन को प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने से नहीं रोकेगा। कम टू सेक्शन 29। व्हाट डज सेक्शन 29 से? सेक्शन 29 जो है वो बताता है फेलियर ऑफ हेयर्स को लेके। अगर पर्सन की डेथ हो जाती है बिना लीविंग, अपने हेयर्स बिना छोड़े, यानी हेयर्स नहीं है एंड पर्सन की डेथ हो जाती है, देन इन दैट केस वो प्रॉपर्टी का क्या होगा? अब उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने वाला कोई नहीं है, तो वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी किस में चली जाएगी? गवर्नमेंट में चली जाएगी, और गवर्नमेंट जो है उसको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को विथ ऑल दी क्या बोलेंगे, लाइबिलिटीज, विथ ऑल दी एसेट्स, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे कुछ अगर कर्जे भी होंगे तो वो सारी चीजें भी प्रॉपर्टी के साथ में किसको चली जाएगी? गवर्नमेंट को चली जाएगी। जब इस तरीके से किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाती है, और किस वजह से चली जाती है? क्योंकि पर्सन को कोई हेयर्स नहीं है, इस वजह से यदि प्रॉपर्टी किसको चली जाती है? गवर्नमेंट को चली जाती है, देन इन दैट केस यहाँ पे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टीट अप्लाई होता है। एस्टीट का मतलब होता है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट में वेस्ट हो गई है। तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट को चली जाती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाती है, किस वजह से चली जाती है? क्योंकि देयर इज नो लीगल हेयर टू सक्सीड दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, देन इन दैट केस इस प्रोसेस को हम एस्टीट कहते हैं। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टीट अप्लाई होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, and